विनायक का जीवन बचपन से ही संघर्ष करते हुए गुजरा। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी और विनायक अमीर लोगों के जूते चप्पल पॉलिश करने लगा। उसकी दिन रात की मेहनत भी उसकी माँ को टीबी की बीमारी से नहीं बचा पाई और उसे 13 साल की उम्र में 11 साल की एक बहन की जिम्मेदारी सौंपकर स्वर्ग सिधार गई। विनायक ने सड़क से जाते हुए एक आदमी मलखान से कहा, जूते पॉलिश करा लो साहब जी, जूते पॉलिश करा लो। अरे नहीं कराने मुझे जूते पॉलिश। करा लो ना साहब, घर पर मेरी बहन भूखी बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या बहन भूखी बैठी होगी? क्या मतलब? हमारे माँ बाप नहीं है, हम दोनों का पेट भरने के लिए मैं जूते पॉलिश करता हूँ। अगर आप जूते पॉलिश नहीं कराओगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और फिर मेरी बहन और मैं भूखे रह जाएंगे। मलखान ने विनायक के मुंह से ये बातें सुनी तो उसको उस पर बहुत दया आई। वह बोला, अरे यहाँ जूते पॉलिश करके तुम कुछ नहीं कमा पाओगे। देखो मेरा अपना होटल है, चलो मैं तुम्हें अपने होटल में ले चलता हूँ। वहाँ बस तुम टेबल साफ कर दिया करना और ग्राहक को खाना परोस दिया करना। मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह दूंगा और साथ में ग्राहक भी इनाम देकर जाएंगे। ये सुनकर विनायक खुश हो गया और उसने पूछा, ये होटल कहाँ है साहब जी? मुरादाबाद में शाही दरबार होटल है। वहाँ चिकन मटन सब कुछ बनाया जाता है और सबसे ज्यादा वहाँ की बिरयानी मशहूर है। बिरयानी का नाम सुनते ही उसकी आंखें जुगनू सी चमकने लगीं। महीनों से सही से पेट भर रोटी भी नसीब नहीं हुई थी। बिरयानी का नाम सुनते ही विनायक के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, रुको साहब जी, जरा मैं अपनी बहन को साथ लेकर आता हूँ। विनायक अपनी बहन गुनगुन को भी साथ ले आया और मलखान के साथ उसके होटल चला गया। वहां तेज मसालों की खुशबू सूंघते ही दोनों भाई बहन का मन खाना खाने के लिए ललचाने लगा। भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे भी ऐसी खुशबू वाला खाना चाहिए। चुप कर गुनगुन, मेरा भी नया नया काम लगा है, जब पैसे मिलेंगे तभी तो खाना खिलाऊंगा। सुनो लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विनायक है साहब जी। चलो जल्दी जल्दी टेबल से बर्तन उठाकर टेबल साफ करो और जो ग्राहक बैठे हैं ना उनसे ऑर्डर ले लो। तुम कर तो लोगे ना? अरे क्यों नहीं साहब जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये सुनते ही विनायक ने थोड़ी ही देर में मेज चमका दी। जिन लोगों से ऑर्डर लिए उनसे पूरे दिन में 50 रुपए की कमाई भी कर ली। लेकिन जैसे ही वह जूठे बर्तन उठाकर चला तो उन बर्तनों में बची हुई जूठी बिरयानी देखकर वह अपने मन को नहीं रोक पाया और चुपके से वह बिरयानी एक पॉलिथिन में डालकर बाहर बैठी हुई अपनी बहन के पास ले गया और बोला, देख गुनगुन, मैं तेरे लिए बिरयानी लाया हूँ। मैं न कहता था कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे। देख बदल गए। आज हम दोनों मिलकर बिरयानी खाएंगे। उन दोनों ने मिलकर बिरयानी खाई। पहला दिन खूब अच्छा गया। अब अगले दिन का इंतजार था। अब हर रोज विनायक काम पर जाता और जो भी अच्छा खाना जूठा बचता उसे अपनी बहन के लिए ले आता और दोनों बहन भाई उसे मिलकर खाते। इसी तरह 2 साल बीत गए। विनायक ने गुनगुन का दाखिला स्कूल में करा दिया। वाह विनायक, तुम तो बहुत अच्छे से काम सीख गए हो। सारे पुराने ग्राहक तुम्हें ही बुलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब तुम रसोई का काम संभाल लो। मैं कर लूंगा साहब जी, आप जो भी काम बताएंगे मैं सब करूंगा। विनायक अब रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना और साथ में बहुत अच्छी मुरादाबादी बिरयानी बनानी भी सीख ली। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी बिरयानी ही मांगते थे। धीरे धीरे होटल में काम करने वाले लोग विनायक की तारीफों से जलने लगे। एक दिन विष्णु ने कहा, विनायक, तुमने चोरी की है? नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। विनायक चोरी की बात सुनकर डर गया। विष्णु ने न जाने कब विनायक की जेब में गल्ले से उठाकर 1000 रुपए डाल दिए। विनायक को इस बात की खबर भी न लगी। कैसे शोर मचा रखा है? किसने की है चोरी? मालिक, मैंने अभी अभी इसे गले से पैसे चुराते देखा है। यकीन ना हो तो इसकी जेब में देख लो। मलखान ने उसकी जेब में हाथ डाला तो इतने पैसे देखकर समझ गया कि जरूर इसने चोरी की है। वह गुस्से से बोला, क्या तुमने चोरी की? आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी मैंने तुम्हें? फुटपाथ से उठाकर तुम्हें यहाँ ले आया और सारी सुख सुविधाएं दी, फिर भी चोरी? मेरा भरोसा करो साहब जी,
मैंने चोरी नहीं की, मेरी माँ की कसम। निकल जाए यहाँ से अभी, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। मलखान ने उसे धक्का मारकर होटल से निकाल दिया। विनायक बहुत दुखी हो गया। उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। विष्णु अब बहुत खुश था, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि विनायक को मालिक धक्का मारकर निकाल दे। विनायक वापस घर आ गया। भैया, आज आप बिरयानी नहीं लाए? तो विनायक रोते हुए बोला, अब मैं कभी बिरयानी नहीं ला पाऊंगा गुनगुन। मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर होटल से निकाल दिया है। रोते क्यों हो भैया? आपको तो सब कुछ बनाना आता है और आपके हाथ की बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं। किसी की नौकरी से अच्छा तो अपना काम शुरू कर लो। विनायक ने बहुत सोचा कि अब वह क्या करेगा। उसे तो जूते पॉलिश और खाना बनाने के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। जूते पॉलिश करके वह फिर से फुटपाथ पर वापस नहीं लौटना चाहता था। इसीलिए उसने मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया है गुनगुन, अब मैं मुरादाबादी बिरयानी बनाकर ही बेचा करूंगा। अगले दिन वह उठा और बिरयानी बनाकर बेचने के लिए सामान जुटाने लगा। 2 साल होटल में काम करके वह इतने पैसे तो इकट्ठे कर ही चुका था। उसने एक ठेला खरीदा और बिरयानी बनाकर बेचने लगा। वह पहले ही बिरयानी बनाने में माहिर हो चुका था, इसीलिए उसका काम खूब चलने लगा और लोग न जाने कहां कहां से उसके पास बिरयानी खाने आने लगे। वह सुबह पतीले भरकर बिरयानी बनाता और शाम तक सब बिरयानी निपट जाती। 2 महीने बीत गए। मलखान के होटल में विनायक की बनी बिरयानी न मिलने पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। कुछ लोग विनायक को ढूंढते ढूंढते उसके ठेले पर आकर बिरयानी खाने लगे। कुछ ही दिनों में मलखान का होटल बंद होने की कगार पर आ गया। एक दिन उसने विष्णु को उसके दोस्त से बात करते हुए सुना कि विनायक की जेब में पैसे रखकर उसी ने विनायक को चोरी का इल्जाम लगाकर फंसाया था और मलखान ने विष्णु की बात पर भरोसा कर लिया था। मलखान को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह विनायक को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा और बोला, विनायक, तुम यहाँ बिरयानी का ठेला लगाने लगे? मैं तुम्हें पूछते पूछते यहाँ आ गया। तुम्हें तो शायद पूरा मुरादाबाद जाने लगा है, केवल मैं ही तुम्हें पहचानने में भूल कर गया। आपने तो चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल ही दिया था साहब जी, लेकिन मैंने आपका पैसा नहीं, आपका हुनर चुराया था, जिस कारण आज मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी बहन एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी है। मुझे माफ कर दो विनायक, और वापस अपने होटल चलो, वरना वो बंद हो जाएगा। मैं जान गया हूँ, असली गुनहगार विष्णु है। नहीं साहब जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं कब तक आपका नौकर बनकर काम करता रहूँगा? कुछ दिनों में गुनगुन का स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसे लेकर दिल्ली चला जाऊँगा और फिर वहीं मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचूँगा। इससे आपके ग्राहक मेरे पास आना बंद कर देंगे, जिससे आपका काम फिर से चल पड़ेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो बेटा। ये कहकर मलखान मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ दिनों बाद विनायक गुनगुन को लेकर दिल्ली चला गया। वहां उसने गुनगुन का दाखिला एक बड़े कॉलेज में करा दिया और वह वहां बिरयानी बेचने लगा। दिल्ली में मुरादाबादी बिरयानी के हजारों मुरीद थे। पूरे दिन उसके पास ग्राहकों की मारामार रहने लगी। विनायक दिन में हजारों की कमाई करने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो चुका था और अब ऊंचाइयां उसके कदम चूमने लगी थीं। एक दिन गोपाल का दोस्त मदन अपनी पत्नी आशा के साथ उसके घर आता है। आशा गोपाल की पत्नी राधा को अपना सोने का हार दिखाते हुए कहती है, ये देखो राधा, इन्होंने मेरे लिए सोने का हार बनवाया है। पूरे 2 लाख का है। क्या कहा? 2 लाख का? हाय भाई, इतना पैसा कहाँ से लाया? अरे आया कहाँ से? कढ़ी चावल बेचकर कमाई करता हूँ। मैं इस गोपाल की तरह नहीं हूँ कि सस्ते में कढ़ी चावल बेचूं। 1 प्लेट का 50 रुपया दाम वसूलता हूँ। यह सुनकर राधा को गोपाल पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने ससुर बंसी से गोपाल की शिकायत करते हुए कहती है, देखिए ना बाबूजी, वो मदन कढ़ी चावल बेचकर कितनी ज्यादा कमाई कर रहा है और एक ये है कि कमाने की तो सोचते ही नहीं। क्यों रे गोपाल, अरे कब सुधरेगा तू? क्या मदन की तरह तू अपने कढ़ी चावल की प्लेट का दाम 50 रुपए नहीं कर सकता? यह तो 30 रुपए की प्लेट ही खिलाएंगे लोगों को।
दानी आदमी है, गरीबों की भूख देखी नहीं जाती इनसे। हाँ, बात तो यही है राधा, 30 की प्लेट बेचता हूँ तो गरीब का सस्ते में पेट भर जाता है। इस दाम में भी कुछ न कुछ कमाई तो होती ही है, नुकसान तो नहीं होता ना। आपको कितना भी समझाओ कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, आज के बाद इन्हें इस बारे में कुछ मत कहना। बंसी और राधा गोपाल को बहुत समझाते, लेकिन वह उनकी बात को कानों पर से टाल देता। इसीलिए वे गोपाल को इस बारे में समझाना बंद कर देते हैं और गोपाल हर गरीब को खाना खिलाने की इच्छा मन में रख अपनी प्लेट का दाम वही 30 रुपए रखता है। कढ़ी चावल का सस्ता दाम होने के कारण उसके ठेली लगने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती और गोपाल आते ही सबको कढ़ी चावल खिलाना शुरू कर देता। भाई, तुम्हारा कढ़ी चावल खाकर तो तबीयत खुश हो गई। 30 रुपए में इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल कहीं और नहीं मिल सकता। पर यहाँ तो मिल सकता है ना भाई, आप रोज यहाँ आकर खाइए। हाँ, ये तो सही कहा आपने, भगवान भला करे आपका। एक दिन गोपाल घर आकर खाना खाने बैठता है तो राधा उसे समझाते हुए कहती है, एक बात कहूँ, आप हमारे बार बार कहने पर भी अपने काम से अधिक कमाने की बात क्यों नहीं सोचते? राधा, सोचो, अगर तुम्हारे पेट में बहुत तेज भूख लगी हो और तुम कुछ पैसों के कारण खाना ना खा सको, तब तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? ख्याल तो यही आएगा कि अगर खाना कुछ सस्ता मिलता तो मैं कम पैसे होने पर भी पेट भर खा लेती। राधा, मैं लोगों को बस ये सोचने से पहले ही खाना खिला देता हूँ। अगर ज़्यादा कमाई की सोच कर चलूँ तो पता नहीं कितने लोग भूखे रह जाएं। यह सुनकर राधा गोपाल से कहती है, बात तो आप भी सही कर रहे हैं जी, पर हमारा बंटू भी तो बड़ा हो रहा है, क्या उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है? ज्यादा नहीं तो कढ़ी चावल की प्लेट का कुछ दाम तो बढ़ा ही दो जी। तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारी इस बात पर भी जरूर ध्यान दूंगा। गोपाल यह कह तो देता है, मगर वह समय कभी नहीं आता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन ठेली पर ग्राहकों को कढ़ी चावल खिलाते समय अचानक ही गोपाल के सिर में जोर का दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ भैया, अचानक सिर क्यों पकड़ लिया? भाई, सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, दर्द सहन नहीं हो रहा। आप चिंता मत करो, मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। गोपाल की ठेली पर खाना खाने आया वह भला आदमी उसे अस्पताल ले जाता है, मगर अस्पताल में जाते ही गोपाल की हालत ज्यादा ही बिगड़ जाती है। देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है, जल्दी से इनके घर वालों को खबर भेजिए। बंसी और राधा को जैसे ही यह खबर मिलती है वे तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं, मगर तभी गोपाल की मौत हो जाती है। राधा दुखी होकर कहती है, बाबूजी, हम तो लुट गए बाबूजी, हम बेसहारा हो गए बाबूजी। बहू, धीरज से काम लो बेटी, भगवान को जो मंजूर था हो गया, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। गोपाल की मौत के बाद राधा कढ़ी चावल की ठेली को खुद चलाने का फैसला करती है। बाबूजी, अब वह तो रहे नहीं, इसलिए सोचती हूँ उनकी जगह कढ़ी चावल की ठेली मैं लगा लूं। हाँ, कढ़ी चावल तो तुम भी अच्छे बना लेती हो, पर एक बात का ध्यान रखना बेटी। कौन सी बात बाबूजी? यही कि तुम कढ़ी चावल की प्लेट का शुरू से ही 50 रुपए रखना दाम, गोपाल की तरह कम दाम बिल्कुल मत रखना। ठीक है बाबूजी। राधा अगले दिन जैसे ही कढ़ी चावल की ठेली लगाती है उसके पास ग्राहक आने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर बोर्ड पर लिखे दाम पर पड़ती है तो आधे से ज्यादा ग्राहकों का मुंह उतर जाता है। यार, 30 वाली प्लेट 50 की हो गई, मेरे पास तो 30 ही हैं, लगता है आज खाना नहीं खा पाऊंगा। हाँ यार, वो गोपाल कितना भला आदमी था, बिना लालच के सस्ता खाना खिला देता था। पता नहीं भगवान ने ऐसे दयालु आदमी को क्यों उठा लिया। यह सुनकर बहुत से ग्राहक बिना खाए ही वापस लौट जाते हैं। यह देखकर राधा को बहुत दुख होता है और उसे समझ आ जाता है कि गोपाल अपनी प्लेट का दाम 30 रुपए रखकर कितना बड़ा काम करता था, उसके कारण कितने ही गरीबों को सस्ता खाना मिल जाता था। यही सोचकर राधा गोपाल की आत्मा की खुशी के लिए मन ही मन फैसला करती है और कहती है, आज से मैं भी कढ़ी चावल की प्लेट का दाम 30 रुपए कर दूंगी। कमाई भले कम होगी,
पर कुछ गरीबों को भरपेट खाना तो मिलेगा। यही सोचकर राधा अपनी प्लेट के दाम फिर से 50 की जगह 30 कर देती है और उसकी ठेली पर पहले की तरह खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। एक शाम राधा अपनी ठेली बंद करने ही वाली थी कि तभी उसके पास एक गरीब लड़का आता है और पूछता है, बहन, खाना मिलेगा क्या? भाई थोड़े से चावल बचे हैं और कढ़ी तो खत्म ही हो गई है। मैं रूखे चावल ही खा लूंगा, पर मेरे पास 10 रुपए ही हैं। अरे 10 रुपए में भी चावल आते हैं भला? तुम जाओ भाई, वैसे भी चावल नहीं बचे हैं। यह सुनकर वह लड़का उदास हो जाता है और राधा से कहता है, देखिए, मेरा नाम अमन है, मैं बहुत गरीब हूँ। गोपाल तो मुझे रोज 10 रुपए प्लेट खिलाता था, क्या आप नहीं खिला सकती दीदी? अमन की यह बात सुनकर राधा मन ही मन खुश होती है और उसे डांटते हुए कहती है, जब वह तुम्हें 10 रुपए में खाना खिलाते थे तो क्या मैं नहीं खिला सकती? लाओ लाओ 10 रुपए लाओ। लो दीदी। राधा को न जाने क्यों अमन अपने छोटे भाई जैसा लगने लगता है और वह उसे 10 रुपए में घर की बची हुई सब्जी के साथ भर पेट चावल खिलाती है। अमन भैया, कल से जरा थोड़ा टाइम पर आया करना, खाना खत्म होने के बाद आए तो भूखे रह जाओगे, समझे? जी समझ गया दीदी। उस दिन के बाद राधा अमन के लिए पहले से ही कढ़ी चावल बचा कर रखती और शाम को जब वह आता तो उसे 10 रुपए में भर पेट खिलाती और पूछती, पेट भर कर खाया है ना? हाँ दीदी। अमन कुछ दिनों तक रोज राधा के पास 10 रुपए में कढ़ी चावल खाकर जाता है, मगर फिर एकाएक गायब हो जाता है। पता नहीं कैसा बुद्धू लड़का था, बताकर भी नहीं गया, बस अचानक गायब हो गया। राधा रोज कढ़ी चावल की दुकान लगाती, बहुत से लोग खाना खाते, मगर उसकी आंखें अमन को ढूंढती रहती। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक सरकारी गाड़ी राधा की ठेली के पास आकर रुकती है। पुलिस वाले गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से अमन बाहर आता है। अमन को इस रूप में देख राधा हैरान रह जाती है और हैरानी से कहती है, अरे भाई अमन, तुम? जी दीदी, मैं जिले का नया कलेक्टर बनकर आया हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब तो तुम मेरे कढ़ी चावल खाओगे नहीं? क्यों नहीं खाऊंगा दीदी, रोज खाऊंगा, पर अब 10 रुपए में कभी नहीं खाऊंगा। 10 की जगह 100 रुपए दूंगा। यह सुनकर राधा को बहुत खुशी होती है। उधर अमन राधा को अपनी सगी बहन जैसी समझ एक दुकान खरीद देता है और राधा उसी में कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है।